कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, हम मुद्दे की बात करने आए। मोदी का गारंटी बड़ा मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी मेरे चाचा का गारंटी लेके दिखा दो, बाकी बाद में करेंगे। अरे तुम तो अरे तुम तो इसमें लिखे हैं हम परिवर्तन पत्र में और करेंगे। 10 साल से भारत सरकार और 15 साल से उन्हीं लोगों का सांसद, बताइए दिल पे हाथ रख के बताइए कि गरीबी खत्म हुई है, गरीबी कम हुआ या बढ़ा है? आप बताइए शिक्षा व्यवस्था सुधरी है? आप बताओ कितना नौजवान हाथ खड़ा करके बताओ अभी भी बेरोजगार है, हाथ उठा करके बताइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रैली रिपोर्ट में आपका स्वागत है। तमाम सर्वे बीजेपी की जीत का ऐलान कर रहे हैं। यह भी बता रहे हैं कि बीजेपी का वोट बैंक अपनी जगह स्थिर है। किसी भी बड़े बदलाव के लिए जरूरी है कि बीजेपी के 40% के वोट में दरार आए और विपक्ष का वोट एक जगह संगठित हो, एक जगह जमा हो। जमीन पर विपक्ष के नेताओं के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं: अपने सहयोगी दलों के आधार वोट बैंक को समेटना और बीजेपी से वोट हथियाना। दोनों ही काम आसान नहीं है। रैली रिपोर्ट में हम तेजस्वी यादव की रैली पर बात करेंगे, लेकिन यह भी देखेंगे कि तेजस्वी अपनी पार्टी के कोर वोट को कैसे बीजेपी के पाले से खींचते हैं, यानी यादव वोट जो बीजेपी के साथ गया है उसे लौटा लाते हैं या नहीं, और बीजेपी और नीतीश के साथ बनी हुई अति पिछड़ी जातियों में अपनी दावेदारी कैसे पेश करते हैं। हेलो कि हरियर गमछिया से बंधो है मुरठवा, अरे देखो ही में लगो हो कोई जादव जी के बेटवा, कि लहर नहीं अबरी ललकार हो तोगे, अब बिहार में तेजस्वी सरकार हो तोगे। आरजेडी गाने की एक पूरी धारा यूट्यूब की दुनिया में विकसित हो चुकी है। राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन है, मगर कई गानों में हरा गमछा को भी राजद का प्रतीक बनाया गया है। मेहनतकश समाजों में गमछा बांधने और रखने की परंपरा तो है ही, लेकिन इसका संबंध एक जाति से भी है, क्योंकि गौपालन के काम में गमछे का होना बहुत जरूरी होता है। क्या इन गानों को पार्टी की तरफ से प्रोत्साहित किया जा रहा है या अपने आप गायकों ने इन्हें बनाया है? इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन सरसरी निगाह से देखने पर लगता है कि राजद ने अपनी राजनीतिक संस्कृति को फिर से संगीतमय बनाने की कोशिश की है, ताकि उसका जो आधार, खासकर यादव मतदाताओं का आधार है, बीजेपी की तरफ खिसक गया था, उसमें तेजस्वी के लिए आकर्षण पैदा किया जाए। अगर आप YouTube पर आरजेडी लिखकर सर्च करते हैं तो सबसे पहले यही गाने रिजल्ट में आते हैं। ये गायक खुद को लालूवादी कहते हैं। कई गायकों के नाम यादव हैं। इन्हें मगही, भोजपुरी और हिंदी में गाया गया है। इन गानों के जरिए एक बार फिर राजद अपने कोर वोटर को बांधने का प्रयास करती नजर आ रही है। जमुई की सभा में तेजस्वी भी भाषण देते वक्त संगीतमय हो गए। अरे तुम तो अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करोगे भूल जाओगे। अरे रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता से लूट नहीं तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करोगे भूल जाओगे। अब यही है असली चेहरा भाजपा का, यही है। जाहिर है किसी भी रैली के पहले उसमें बजने वाले गानों का बहुत बड़ा रोल होता है। हर पार्टी की रैली में गानों की अलग अलग परंपरा आपको दिखेगी। तेजस्वी यादव के मंच पर आपको नरेंद्र मोदी की रैली की तरह व्यवस्था नहीं दिखती है। मंच छोटा होता है और कई सारे नेताओं को जगह मिली होती है, बल्कि तेजस्वी के लिए ही कम जगह बचती है। जनता तेजस्वी के बिल्कुल करीब होती है और तेजस्वी भी मंच पर होते हुए पब्लिक के बीच में नजर आते हैं।
इन सब का संबंध पैसे से भी है। मत भूलिए कि बीजेपी के पास आज कई हजार करोड़ रुपए का चंदा है। बीजेपी की रैली 5 स्टार लगती है, ऊंचा और बहुत बड़ा मंच होता है, शामियाना कहीं ज्यादा व्यवस्थित होता है। प्रधानमंत्री के हिसाब से मंच को भव्य बनाया जाता है ताकि उनके नेतृत्व को ऊंचाई दी जा सके। सुरक्षा कारणों से एक बड़ा सा डी एरिया भी बनता है। जनता और मंच के बीच एक दूरी तय की जाती है। पैसे का इतना इस्तेमाल होता है, फिर भी मोदी जी का भाषण मुस्लिम लीग और मछली के बिना पूरा नहीं होता है। मोदी जब मंच पर होते हैं तो केवल मोदी नजर आते हैं, कैमरा उन्हें ही देख रहा होता है। और तेजस्वी जब मंच पर होते हैं तो कई नेताओं से घिरे और सटे नजर आते हैं। बीजेपी की सभाओं की तुलना में तेजस्वी की पार्टी और उनकी रैली आपको हमेशा कमजोर नजर आएगी। तेजस्वी को भी मालूम है मुकाबला सिर्फ लोग से कर सकते हैं। उनकी सभाओं में लोग मंच के करीब तक पहुंचे होते हैं और कुर्सियों पर बैठकर सुनने के बजाय खड़े नजर आते हैं, बात बात में नारे लगाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के पास केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से 8200 करोड़ का चंदा है। इसमें आप इलेक्टोरल बॉन्ड और अन्य ज्ञात सोर्स को जोड़ दें तो बीजेपी का करीब 13,000 करोड़ का फंड हो जाता है। 13,000 करोड़ वाली पार्टी बीजेपी की रैली के सामने तेजस्वी यादव की रैली गरीब की रैली लगती है। कोई तुलना नहीं है। फर्क यह है कि तेजस्वी की रैली में आई जनता झूमती लगती है। मोदी की सभा में बिठाई गई जनता अब थकती नजर आ रही है, लाई गई लगती है, जिसे भाषण के खत्म होते ही घर जाने की फिक्र लगी होती है। जरा हाथ उठा करके बताइए, और यहाँ कितने लोग किसान हैं वो भी हाथ उठाइए। 2014-2019 में नरेंद्र मोदी से हारने के बाद 2024 में विपक्ष हौसले में भले कमजोर ना दिख रहा हो, लेकिन उसकी आर्थिक क्षमता काफी कमजोर हो गई है। कई प्रकार के हथकंडों को अपनाकर विपक्ष के राजनीतिक मानव संसाधन को हड़प लिया गया है। केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता यानी सांसद और विधायक ही नहीं, जिन एजेंसियों के डर से बीजेपी में इनका पलायन हुआ है, उनके कारण भी स्थानीय स्तर पर विपक्ष के मजबूत स्तंभ रहे कार्यकर्ताओं भी बीजेपी में जा मिले हैं। बीजेपी के 400 पार के नारे लगने लगे हैं और इधर विपक्ष के 400 सांसद विधायक बीजेपी में चले गए हैं। अच्छी बात है कि लोग राजद की रैली में आ रहे हैं, लेकिन क्या वो बीजेपी नीतीश के गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने के लिए काफी हैं? तेजस्वी को बोलते देख नहीं लगता कि वे हार को निश्चित जान हताश हैं, बल्कि विजेता की तरह जनता से संवाद कर रहे हैं। मोदी जी तो हर 5 साल पे आते, नवादा आए थे, नवादा आए, उससे पहले कब आए थे? पिछले बार क्या आए थे, क्या कहा था उन्होंने? भाइयों बहनों, अच्छे दिन कहाँ गए? कहाँ गया अच्छा दिन? कैसे आएगा? भाइयों बहनों, काला धन लेके आऊंगा और उन्हीं पैसों को हर एक जनता के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। बड़ा 15 लाख आया। और क्या क्या बोले थे? भाइयों बहनों, मोदी एक बार आ जाएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा। बिहार को विशेष, अरे अभी भी आए तो नहीं पता, अभी भी आए तो नहीं पता कि बिहार के लिए 5 साल में क्या करेंगे। गरीबी खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा। बड़ा कटनी हो रहा है, फसल का दाम भी सही नहीं मिल रहा है। अरे मोदी जी तो गोबर के भी हलवा बना करके परोस देते हैं। आंख फोड़ देंगे, फिर चश्मा दे देंगे और बोलेंगे कि देखो हमने चश्मा दिया। महंगाई पहले 2.5 लगती थी, अब इनकी महबूबा लग रही है। तेजस्वी यादव 2024 में डबल चुनाव लड़ रहे हैं।
उन्हें केवल लोकसभा में ही बीजेपी को नहीं हराना है, बल्कि इसी चुनाव के नतीजे के दम पर बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अगर एनडीए ने इस बार 2019 का प्रदर्शन दोहराया, यानी 40 में से 40 या 39 सीटें जीत ली, तब 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की दावेदारी मुश्किल में पड़ सकती है। लोकसभा में कमजोर होकर आप विधानसभा में वो बढ़त हासिल नहीं कर सकते। खासकर पता नहीं कि कब कौन सी एजेंसी आकर राजद के किस नेता को दबोच ले। तेजस्वी यादव के लिए 2024 का चुनाव ही 2025 का चुनाव है। तेजस्वी को इसी चुनाव में मोदी का भी विकल्प बनना है और इसी चुनाव में नीतीश का भी। 34 साल के इस नेता के सामने दो ऊंचे पहाड़ हैं। हम लोग मोदी जी का बात करने नहीं आए, हम लोग मुद्दे की बात करना है। हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का दायित्व बनता है कि हम सवाल उठाएं, अपनी बात को रखें और प्रधानमंत्री से सवाल करें। जितना विपक्ष का ही अधिकार है, उतना आम जनता का भी अधिकार है कि वो अपने प्रधानमंत्री से सवाल कर सके कि आपने 10 साल तक जो है क्या किया है। आप हिसाब दीजिए। सुनिए, मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा दुश्मन क्या है नौजवान भाइयों का, बताओ तो जरा। कितने लोग यहां बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठा करके बताइए। और यहां कितने लोग किसान हैं, वो भी हाथ उठाइए। आप एक किसान वर्ग से हम सवाल पूछेंगे और एक नौजवान वर्ग से पूछेंगे। मोदी जी ने क्या कहा था जब पिछली बार आए थे? तो आप तो 5 साल बाद चुनाव में ना आए हैं, इससे पहले भी चुनाव में आए थे। आप लोग बताइए नौजवान भाई, मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी जो है वो देंगे? बोला था कि नहीं बोला था? क्या आप जानना नहीं चाहते मोदी जी ने कितनी नौकरियां दी? अरे मोदी जी, जब तू आयल रहा तो आपने पिछले चुनाव में ही कहा था, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को हर 1 साल नौकरी देगा। किसान भाइयों को क्या बोला था मोदी जी ने कि 2022 तक सभी किसान भाइयों का जो है आय दुगुना कर देंगे। अभी हम हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, इससे पहले हम सड़क से घूम के गए, देख रहे हैं अभी कटनी चल रहा है, लोग फसल काट दिए, लेकिन फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। बताइए किसान भाई, आप जो दिन रात पसीना बहा के लू में भी काम करते हैं, आप अन्नदाता हो, पूरे देश का पेट आप लोग भरने का काम करते हैं, और यही मोदी जी ने कहा था कि उचित फसल का दाम देंगे, हर किसान भाइयों का 2022 तक आय को दुगुना करेंगे। एक काम हुआ? क्या बोलते थे मोदी जी, हमको काला धन लेके आएंगे, विदेश में पड़ा हुआ है, हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या हुआ? अरे मोदी जी जो है भाजपा पार्टी के हैं, और बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। अब मोदी जी झूठ बोलने में माहिर आदमी है। थाली में गोबर रखेंगे, बोलेंगे खा लो, हलवा है। गोदी मीडिया में आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं उसी लाइन पर डिबेट होती है और उसी लाइन पर विपक्ष को ललकारा जाता है। विपक्ष के सवालों पर कभी डिबेट नहीं होती और सरकार को नहीं ललकारा जाता। गोदी मीडिया शायद ही पूछता है कि बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री, धर्म पर ही क्यों बोलते रहते हैं। यह बात हैरान करती है कि 10 साल तक पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी नरेंद्र मोदी के भाषण में काम से ज्यादा धर्म है। अगर उनके भाषण की कॉपी से धर्म, धार्मिक भावना, आस्था, मंदिर का निर्माण, पुराने मंदिर के आसपास के सुधार का जिक्र आप निकाल दें तो मोदी के भाषण से पहले पन्ने की कोई खबर बन ही नहीं सकती है।
लेकिन मीडिया बार बार धर्म वाले हिस्से को लेकर हेडलाइन बनाता रहता है। आप देखिएगा 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, कोई इस पे गरीबी पे चर्चा नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा पे चर्चा नहीं करता, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई पे चर्चा नहीं होती है। तो मोदी जी आएंगे बताएंगे कि ये कपड़ा पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री, आपको ये सुनिश्चित करना है कि गरीबी हटे, हमारे देश में खुशहाली हो, हमारा गांव आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की कैसे करें, पलायन कैसे रुकेगा। और मोदी जी तो हर 5 साल पे आते, नवादा आए थे, नवादा आए, उससे पहले कब आए थे, पिछले बार क्या आए थे, क्या कहा था उन्होंने, भाइयों बहनों अच्छे दिन, कहां गए, कहां गए अच्छा दिन, कैसे आएगा, भाइयों बहनों काला धन लेके आऊंगा और उन्हीं पैसों को हर एक जनता के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। बड़ा 15 लाख आया। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा। बड़ा कटनी हो रहा है, फसल का दाम भी सही नहीं मिल रहा है। तेजस्वी और राहुल को केवल बीजेपी से नहीं लड़ना है, गोदी मीडिया से भी लड़ना है। उनकी बातें उनकी रैली में ही खत्म हो जाती हैं, अखबारों और चैनलों के जरिए आगे नहीं बढ़ती। विपक्ष कितनी बड़ी बात कह ले, किसी भी तरह से क्राउड में जोश पैदा कर ले, मगर वो अखबारों में वो जगह हासिल नहीं कर सकता जो नरेंद्र मोदी के लिए रिजर्व है। विपक्ष की हार सुनिश्चित करने में बीजेपी से ज्यादा मेहनत गोदी मीडिया और दिल्ली में बैठे जानकार कर रहे हैं। जनता के मुद्दों को गायब कर दिया गया है। विपक्ष कभी कभी दिख जाता है, समझिए उसे भी गायब कर दिया गया है। इसलिए तेजस्वी कई बार यह भी टेस्ट करते हैं कि जनता को पता है या नहीं। अपने समर्थकों और रैली में आए मतदाताओं के जहन में उन बातों को बार बार उभारते रहते हैं। चलिए अच्छा बात है घूमे चाचा जी, लेकिन बीजेपी वाला मना ना कर दिया नवादा के बाद। नवादा में क्या बोल दिए थे, सब पकड़ के रखे हुए आप लोग। हाँ, भाजपा वाला बोला कि आप इनको रोडस में भेजो, भाषण मत दिलवाओ, कहीं गलती से फिर महिला वाला बात बोल देंगे तो और गड़बड़ा जाएंगे रे भाई। आपको लेख के लेख मिलेंगे जिसमें नरेंद्र मोदी की राजनीति और हिंदी के प्रयोग की तारीफ मिलेगी। इतनी तारीफ मिलेगी जैसे विपक्ष के नेता भारत में, खासकर बिहार में फ्रेंच में और राजस्थान में स्पेनिश में रैलियां करते रहे हैं। नीतीश कुमार का भाषण विशुद्ध हिंदी में होता था। वे नालंदा से आते हैं जहां मगही बोली जाती है, मगर नीतीश कुमार ने हमेशा ही हिंदी का प्रयोग किया। लेकिन तेजस्वी मौका मिलते ही भोजपुरी की छौंक लगा देते हैं। 2 दशक की राजनीति के बाद यह बिहार का पहला ऐसा चुनाव है जब नीतीश कुमार का भाषण नहीं गूंज रहा है। उम्र और दूसरे अन्य कारणों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, मगर नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति को भावुकता से अलग रखा। वे काम और तार्किक तरह से ही भाषण देते रहे, आत्मविश्वास से भरे रहे, भीड़ को ललकारने का प्रयास नहीं किया। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की भाषण शैली का जोर पकड़ता है, हुंकार भरने और ललकारने की शैली चल पड़ती है। इसके असर में नीतीश भी थोड़ा जोश पैदा करने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी शालीनता हावी रह जाती है। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर पाते हैं। नीतीश कुमार अपने आप को नहीं बदल पाए। लालू यादव के भाषण की अपनी अलग शैली है। लालू यादव ओरिजिनल हैं। वे ना तो जर्मनी के नेता से बोलना सीखते हैं और ना अमेरिका के नेता से। हुंकार लालू भी भरते थे, मगर अंदाज अलग था। कई नेता नरेंद्र मोदी के भाइयों बहनों की नकल कर लेते हैं, मगर लालू की नकल करना आसान नहीं।
इस चुनाव में शारीरिक कारणों ने लालू यादव की वो शैली ले ली है जिसके दम पर एक रैली से कई इलाकों में जोश पैदा कर देते थे। तेजस्वी में लालू का असर दिखता है, लेकिन तेजस्वी अब ओरिजिनल नजर आने लगे हैं। तेजस्वी भोजपुरी भी बोल लेते हैं, लेकिन अभी भोजपुरी में उनके हाथ जरा तंग हैं। तो मोदी जी बड़ा तू चिल्ला चिल्ला के कहत रहला, का कहत रहला कि मोदी का गारंटी बड़ा मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी मेरा चाचा का गारंटी लेके दिखा दो, बाकी बाद में करेंगे। कि फिर पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा गारंटी लेकर के दिखा दो। तो ये हम तो नहीं कहते, चलो क्या इतना हिम्मत नहीं थे मोदी जी के, 56 इंच का सीना बा, लेकिन हमारे चाचा के गारंटी ना ले सकिए। विपक्ष ने भी हिंदी को लेकर कई प्रयोग किए हैं। राजद के घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र कहा गया है और वादों को जन वचन। किसी भी भाषा के रसिक को जन वचन सुंदर शब्द लगेगा। इसमें एक किस्म की विनम्रता है और जवाबदेही भी। राजद ने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक अवसर के साथ साथ गरिमा को भी जोड़ा है। न्याय, गरिमा, आर्थिक अवसर, इनके बिना नागरिक का जीवन संपूर्ण नहीं हो सकता। मगर विपक्ष के घोषणा पत्र में गोदी मीडिया को ना तो वादे दिखते हैं और ना हिंदी का अलग प्रयोग। भारत की राजनीति में मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र को अलग अलग नाम से पुकारा गया। संकल्प पत्र, वचन पत्र कहा गया, मगर इस बार कांग्रेस ने न्याय पत्र और राजद ने परिवर्तन पत्र कहा है। बीजेपी संकल्प यात्रा निकाल रही है, जनता से संकल्प लेने को कहती है, जैसे पूरा नहीं हुआ तो दोष उसी का होगा। राजद जनता को वचन दे रही है, एक तरह का करार कर रही है। कांग्रेस और राजद दोनों का थीम इसी पर है कि बदलाव कैसे करना है और लोकतंत्र को कैसे सुनिश्चित और बेहतर करना है। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी हैं, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 24 जनवचन को जनता के बीच रखते हुए तेजस्वी ने वादा किया है कि 15 अगस्त को केंद्र में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। 30 लाख पद रिक्त हैं, 70 लाख पदों का सृजन होगा। कांग्रेस ने भी 30 लाख पदों को भरने का वादा किया है। कांग्रेस और राजद का घोषणा पत्र आसपास का है। यही नहीं, राजद के घोषणा पत्र पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी तस्वीरें हैं और कई मुद्दे भी कांग्रेस से मिलते जुलते हैं। कांग्रेस की तरह राजद ने भी कहा है कि अग्निवीर योजना बंद कर देंगे। ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे और गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए होगा। इससे पता चलता है कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस और राजद में कई मुद्दों पर व्यापक ही नहीं आम सहमति भी है। ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हारा मुद्दा है तुम जानो, ये हमारा मुद्दा है हम जानेंगे। कांग्रेस की तरह राजद ने भी हर साल गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। अब अगर यही वादा नरेंद्र मोदी कर दें तो 10 दिनों तक अखबारों में हेडलाइन रहेगी। पूरी कोशिश होगी कि एक एक वोटर को पता चल जाए, लेकिन विपक्ष के इस वादे पर गहरी चुप्पी है। बहस भी नहीं होती कि कहां से देंगे, क्योंकि अगर इसी को लेकर बहस होगी तो इस बहाने जनता तक बात पहुंच जाएगी कि इंडिया गठबंधन गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक 1 वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे।
जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को जो गरीब परिवार में है हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। सरकार में आने का मौका मिलेगा या नहीं इस समय कोई नहीं कह रहा, लेकिन विपक्ष ने स्थानीय मुद्दों को अपना हथियार बनाया है। आज 13 अप्रैल है, 19 अप्रैल को पहला मतदान है। बीजेपी को लगता है कि उसके मतदाता अब कुछ भी हो जाए उसे ही वोट देंगे। जिस पार्टी के नेता दिन रात काम करते हैं उसका घोषणा पत्र का आज तक पता नहीं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने 2 साल में 2700 बैठकें कर 2047 का एजेंडा तैयार कर लिया। इस तरह से तो माहौल बनाया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं कि भाई आपने 2700 बैठकें कर ली, 2047 का एजेंडा बना लिया, तो आपका घोषणा पत्र सबसे पहले क्यों नहीं आया? तेजस्वी लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी को दिखने लगा है कि उनकी रैलियों में आने वाले ज्यादातर युवा हैं। अपने मंच से वो बुजुर्गों को नमस्कार करते हैं, पांव छूते हैं और युवाओं को गले लगाते हैं, नमस्कार नहीं करते। गया के टिकारी की सभा में तेजस्वी यादव नौकरी की बात करने लग गए। आप बताओ कितना नौजवान हाथ खड़ा करके बताओ अभी भी बेरोजगार है, हाथ उठा करके बताइए। बेरोजगारी नहीं मिटी, गरीबी नहीं मिटी। आप बताइए महंगाई बढ़ा कि कम हुआ? सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 1200 1500 है कि नहीं? आम आदमी, गरीब आदमी कहां से चला पाएगा? चुनाव से पहले टिकटों के बंटवारों को लेकर महागठबंधन में कई तरह की दरारें देखने को मिली, मगर अब इसके कई घटक दलों के बीच का रिश्ता कहीं ज्यादा गाढ़ा लगने लगा है। विपक्ष इस चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर रखना चाहता है, हर क्षेत्र की अलग लड़ाई बनाना चाहता है। इसलिए तेजस्वी नवादा में नवादा की बात करते हैं, नालंदा में नालंदा की। पूछते हैं कि बीजेपी ने पुराना उम्मीदवार क्यों बदला, कभी भोला सिंह तो कभी गिरिराज सिंह तो कभी विवेक ठाकुर। नालंदा में ही 14 बार बाहरी उम्मीदवार आकर जीते हैं। भाजपा वाले लोगों ने नवादा को प्रयोगशाला बना दिया है। कभी उसको ले आओ जी ठेल दो नवादा, उसको ले आओ जी ठेल दो नवादा। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना ये लोग, सारा ओवर कॉन्फिडेंस निकल जाएगा इस चुनाव में। विपक्ष जब रोजगार विकास को लेकर चुनौती देता है तो नरेंद्र मोदी शायद ही विस्तार से जवाब देते हैं। अगर कोई नेता मछली खाता हुआ वीडियो जारी करता है तो उस पर जरूर बोलते हैं, लेकिन विपक्ष की रैलियों में ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में लालू यादव के रेल मंत्री के दौर की बात करते हैं, रेलवे की नौकरी में कथित धांधली की बात करते हैं। तेजस्वी उन आरोपों का जवाब अपनी रैली में जरूर देते हैं। लालू जी को बोलते हैं, अरे लालू जी रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया जो आज तक किसी भी देश के मंत्री ने नहीं दिया। हर बजट में, रेलवे के बजट में किराया कम किया, सब कूली भाई को परमानेंट कर दिया। देश भाई के देश भर में जितना कूली था, एसी में भी सफर करे गरीब, क्योंकि गरीबों का ना लाइफ लाइन है भाई। सवारी असल रेलवे गरीबे भाई लोग का है। तो लालू जी तो भाड़ा कम करते थे और ये भी सोचे कि स्लीपर के रेट पर एसी में चढ़ ले तो गरीब रथ जैसा ट्रेन खोलने का काम किया लालू जी ने। यही नहीं, बताओ मोदी जी, आप तो रेलवे को बेच दिए हैं, प्राइवेटाइज कर दिए, वो तो छोड़ो, लेकिन आपने कितना कारखाना दिया रेलवे को बिहार में? लालू जी तो 3-3 कारखाना रेलवे को देने का काम किया। छपरा, मधेपुरा, हर जगह जी हो, पहिया कारखाना हो। आज देश में अगर ट्रेन दौड़ रहा है तो उसका चक्का आपके बिहार में बनता है। यह है लालू जी का काम। अब लालू जी के गरिया ने क्या किया? भ्रष्टाचारी। हाँ भाई हाँ, जो बीजेपी से हाथ मिलाएगा हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, और जो ना मिलाएगा उसके पीछे छोड़ दिया जाएगा इनका। अब बताए, हम तो बोल रहे हैं, आप ही लोग बता रहे हैं।
जमुई, टेकारी, नालंदा और नवादा की रैलियों का वीडियो देखते हुए लगा कि तेजस्वी को सुनने लोग तो आ रहे हैं और लोगों में जोश भी है, मगर इस लड़ाई का मैदान केवल रैली नहीं है। रैली में जो नहीं आए हैं उन तक पार्टी कैसे पहुंच रही है? महागठबंधन का उम्मीदवार क्या आरजेडी के बाकी विधायकों के साथ मिलकर लड़ रहा है? क्या राजद के विधायक कार्यकर्ता महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए जी जान से जुटे हैं? क्या मतदान केंद्रों तक जनता को ले आने की रणनीति बनाई गई है? रैली के पीछे जो चुनावी लड़ाई होती है उसमें उसकी क्या हालत है? आरजेडी की, कांग्रेस की, सपा की चुनाव की तस्वीर तभी पूरी होती है जब आप व्हाट्सएप से लेकर घर घर पहुंचने की लड़ाई को देखते हैं। निश्चित रूप से इसमें बीजेपी को काफी बढ़त हासिल है। यह लड़ाई विपक्ष अब नहीं लड़ सकता है। जनता अगर विपक्ष के लिए लड़ेगी तभी विपक्ष बीजेपी से लड़ सकता है। वक्त बहुत कम है और चुनौतियां मुश्किल, लेकिन अच्छा लगता है कि विपक्ष के नेता जनता से अपने रिश्ते बना रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।